राम राम जी। जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। जैसा कि आप जानते हैं, मैं इस समय इंग्लैंड की यात्रा पे हूँ और ये वीडियो लंदन में बैठ के बना रहा हूँ। मुझे यहाँ आए हुए 15 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, पर भारत का भी घटनाक्रम, उस पर मेरी दृष्टि लगातार बनी हुई है। एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम इधर ये हुआ है कि पंजाब पुलिस के कमिश्नर थे गुरप्रीत सिंह भुल्लर, 2004 बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं। बड़े जाबाज अफसर माने जाते हैं पंजाब पुलिस के, बड़े ईमानदार। वो कमिश्नर थे। कमिश्नर, अमृतसर का कमिश्नर होना एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है और आईजी लेवल का ऑफिसर जो है वो कमिश्नर होता है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये खुलासा किया कि हमने 9 लोग गिरफ्तार किए हैं जो कि शहजाद भट्टी का जो पाकिस्तानी टेरर नेटवर्क है उसका हिस्सा थे। और जंतर मंतर पे जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट चल रहा था, ये वहां तक रैकी करके आए हैं। इसमें से 4, जो 9 लोग गिरफ्तार हुए उसमें से 4 जो है दिल्ली गए थे और उस प्रोटेस्ट की रैकी की उन्होंने और वापस चले आए। उनके पास से 4 पेट्रोल बम और 2 या 3 पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स और कारतूस बरामद हुए। ये अमृतसर के कमिश्नर ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया। अब इसकी प्रतिक्रिया ये हुई कि भगवंत मान और केजरीवाल ने, क्योंकि पंजाब में तो नाम मात्र का चीफ मिनिस्टर है ना, कठपुतली चीफ मिनिस्टर है। असली चीफ सुपर सीएम तो केजरीवाल है। खैर, तो पंजाब सरकार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 दिन बाद पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर को अपने पद से हटा दिया। कहा गया रूटीन ट्रांसफर है, परंतु ये रूटीन ट्रांसफर है कि नहीं है ये तो अब पब्लिक डिसाइड करेगी। परंतु बात ये थी कि सीजेपी प्रोटेस्ट में उसकी रैकी या उसकी निगरानी आईएसआई मॉड्यूल से जुड़े आतंकी कर रहे हैं। इसको क्यों बताया? अच्छा, अब जरा इसको जरा गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। ये जो 9 लड़के पकड़े गए हैं इसमें से एक तो सीनियर है, लगभग 30 साल का है। बाकी 2-3 जो हैं वो 19-20 साल के हैं, मतलब बच्चे हैं अभी। 19-20 साल का बच्चा ही होता, उसको अकल नहीं होती इतनी। और 5-6 जो हैं, 4 या 5 टोटल। हाँ, एक सीनियर है, 2-3 19-20 के हैं और 5 जो हैं अभी जुवेनाइल है, नाबालिग। और ये जितना भी नेटवर्क आजकल विदेश में बैठे हुए लोग पंजाब में ऑपरेट कर रहे हैं, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी है। और जैसे वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, वो कान खजूरा गोजर बोलते हैं उसको, सेंटीपीड, उसके 100 पैर होते हैं। इसी तरह इस पूरे नेटवर्क के भी 100 पैर हैं और ये अलग अलग एक्टिविटीज में शामिल है। वो ड्रग्स भी हो सकती है, वो टेररिज्म हो सकता है, वो एक्सटॉर्शन हो सकता है, वो पंजाब में क्राइम हो सकता है, वो पंजाब में किडनैपिंग हो सकता है, वो पंजाब में आरएसएस के लीडर्स पे हमला, हत्या, थानों पे हत्या, पुलिस पे हत्या। अभी पीछे आपने ध्यान दिया होगा कि रेलवे ट्रैक्स को उड़ाने की साजिशें हुई, शंभू में जो है बम लगाया गया। इसी मॉड्यूल का एक इन्वेस्टिगेशन में पकड़ा गया कि इन्होंने जो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जो नया बना है, जिस पे सिर्फ मालगाड़ियां चलती हैं, उस पर बाकायदा सीसीटीवी कैमरा लगाया था।
और वो उसकी जो फुटेज है वो सीधे किसी पाकिस्तानी या किसी विदेशी हैंडलर तक जा रही थी। ये सब पंजाब पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, इधर क्या है कि पंजाब में बहुत ज्यादा एक्सटॉर्शन कॉल्स आ रही हैं। फोन करके कोई विदेश में बैठा कोई गैंगस्टर फोन करता है और कहता है जी 1 करोड़ दे दो, 2 करोड़ दे दो, 5 करोड़ दे दो। आपको ध्यान होगा अभी पीछे चंडीगढ़ में एक केमिस्ट के ऊपर जो हमला हुआ, तो उसमें एक उनके यहाँ एक कर्मचारी मारा गया था। उसकी वीडियो पूरी दुनिया ने देखी। वो जिगाना की पिस्टल थी और उससे एक ट्रिगर दबाते ही 13 गोलियां निकली थी। 1 डेढ़ सेकंड में 13 गोलियां। और वो बेचारा, वो तो बाद में पता लगा वो तो कर्मचारी था, हिमाचल का रहने वाला। और वो इट वॉज ए मिस्टेकन आइडेंटिटी। वो किसी अन्य मेडिकल स्टोर के मालिक को धमकाने की कोशिश थी। नाम एक ही थे दोनों मेडिकल स्टोर के, इसलिए किसी और को लग गई गोली। पर पंजाब के चंडीगढ़ के एक बड़े केमिस्ट, जिनकी बड़ी केमिस्ट जो केमिस्ट शॉप वाले होते हैं, इनकी बहुत मोटी कमाई होती है, रोज की लाखों रुपए। चंडीगढ़ में जहाँ पीजीआई जैसे एरियाज में जिनकी बड़ी मेडिकल स्टोर है, वहां तो लाखों रुपए की कमाई रोज होती। तो उनसे एक्सटॉर्शन होती है। जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, सबसे एक्सटॉर्शन हो रही है पंजाब में। अब मॉडस ऑपरेंडी क्या है कि एक नाबालिग बच्चे को लगा दिया जाता है, उसको 2,000 रुपए दे दिए जाते हैं कि फलाने को फोन कर। अब एक बच्चा है 17 साल 16 साल का, उसको 2,000 रुपये 5,000 रुपये मिल गए। उसने अपने फोन को, उसको पता ही नहीं कि मैं किस दलदल में फंस रहा हूं। उसको मामले की ग्रेविटी का पता ही नहीं। वो फोन कर देता है, फिर उसको बोलते हैं जाओ उसके घर पे ये चिट्ठी फेंका। वो चिट्ठी फेंक आता है, सीसीटीवी में देख लिया जाता है। कई बार वही नाबालिग लड़के जो उनसे बोल, उनको एक तमंचा दे के जा फलाने के शटर पे, शोरूम पे या शीशे पे ये गोली मार के आ जा, सिर्फ डराने के लिए। पुलिस पकड़ती है तो पता लगा 16 साल का बच्चा है, जुवेनाइल है। अच्छा, जुवेनाइल को अगर पकड़ के उस पर मुकदमा चला के उसको जेल में भी डाल दो, अरे वो निर्भया का जो हत्यारा रेपिस्ट जुवेनाइल था, उसको क्या हुआ? 2 साल की सजा। हमारा कानून ऐसा है कि जुवेनाइल अगर कोई अपराध करता भी है तो 2 साल की सजा। हमारे पूर्वांचल में तो बकायदा एक ऐसा नेटवर्क चल रहा था जहाँ 14 साल के बच्चों को बकायदा पूरा फुल फ्लेश्ड क्राइम, हत्या तक में शामिल किया जा रहा था, हत्याएं करवाई जा रही थी। उत्तर प्रदेश का एक ऐसा घटनाक्रम मैं जानता हूं जहां भरी अदालत में एक 14 साल का लड़का भरी अदालत में उसने जज साहब को धमकाया, जज साहब सोच समझ के फैसला देना, मेरी उम्र 14 साल है, 2 साल से ज्यादा की सजा नहीं होगी आपको मारने पे। एकदम सच्ची घटना बता रहा हूं मैं आपको, पूर्वांचल की है, पूर्वी उत्तर प्रदेश की। तो ये जितने रिक्रूटर्स और हैंडलर्स हैं, इन्होंने एक नया ये मॉडस ऑपरेंडी निकाला है कि एकदम क्लीन रिकॉर्ड वाले छोटे बच्चों को एम्प्लॉय करो। अच्छा, वो 1,000 2,000 4,000 में तैयार हो जाते हैं काम करने को। अच्छा, इनके हैंडलर्स हैं, इनके रिक्रूटर्स हैं। इसमें सबसे बड़ा काम है ऐसे लोगों को यहाँ पंजाब में रिक्रूट करना। तो वो रिक्रूटमेंट का काम ले रखा है शहजाद भट्टी के नेटवर्क ने, और पंजाब में बहुत सारे गैंगस्टर्स हैं उन्होंने। तो इस मॉड्यूल में जो 9 लोग पकड़े गए उसमें 4 या 5 जुवेनाइल हैं, नाबालिग बच्चे हैं। उनके पास से बकायदा हथियार बरामद हुए हैं, पिस्तौलें बरामद हुई हैं, आधुनिक हथियार बरामद हुए हैं, पेट्रोल बम बरामद हुआ है, लाइटर बरामद हुआ है। अच्छा, अब राजनीति कहां हो रही है? राजनीति यह है कि कॉकरोच पार्टी के प्रोटेस्ट में गड़बड़ी फैलाने के लिए इसमें से 4 लोग दिल्ली गए। वहां उन्होंने बाकायदा रैकी की, वो वापस आ गए।
उनको माहौल उचित नहीं मिला होगा, या उन्होंने उनको जो टास्क दिया गया था वो करके आ गए। अमृतसर एयरपोर्ट के पास राजा सासी में इसी तरह एक मॉड्यूल पकड़ा गया। उनकी जब इंटेरोगेशन हो रही थी तो उन्होंने बताया कि हमारा एक मॉड्यूल और है जो कि सीजेपी जंतर मंतर के प्रोटेस्ट की रैकी करने गया था। उसमें बकायदा एक दो दिन वहां घूमता रहा। गुरप्रीत सिंह भुल्लर कमिश्नर ने यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दी कि सीजेपी की प्रोटेस्ट में वो 4 आतंकवादी घूम रहे थे। अब इसको आप चाहे जैसे इंटरप्रेट कर लीजिए। आपको मेरी एक पिछली वीडियो याद है कि ये भारत के विपक्ष और भारतीय मीडिया, सुपारी मीडिया और हमारा सोशल मीडिया, ये अपनी राजनीति के चक्कर में किस कदर देशद्रोही हो जाता है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं। इनका संसद की तरफ कूच का टारगेट था, संसद की तरफ बढ़ रहे थे। ये 10,000 लोगों की भीड़ है। तो मैंने उस दिन भी जो वीडियो बनाई थी, आपको याद होगा, उसमें मैंने कहा था कि जो संसद की सुरक्षा में जो सुरक्षा बल लगे हैं ना, उनको उनमें इन 10,000 लोगों में से कौन सचमुच का नीट परीक्षार्थी है, कौन पिंचर छाप सिर्फ उत्पात करने आया है, और कौन आतंकी है, वो नहीं पहचानते किसी को। और संसद पे कभी भी हमला हो सकता है, वो उस इवेंचुअलिटी के लिए तैयार बैठे हैं। और वो ये मान के, देखिए सुरक्षा का मतलब ही ये होता है कि आप हमेशा ये मान के चलते हैं कि कभी भी हमला हो सकता है, इस भीड़ में कोई भी हमलावर हो सकता है। तो उस हमलावर से निपटने के लिए आप कैसे बैठेंगे? वहां गांधी जी का चरखा ले लो और फर्जी वाली रघुपति राघव राजा राम का फर्जी संस्करण गाओ, चरखा काट रहे हैं, अहिंसा के पुजारी हैं। सुरक्षा बल का संसद की सुरक्षा ऐसे करेगा चरखा काट के? नहीं, वो अपनी पोजीशन लेके बकायदा ऑटोमेटिक राइफल्स लेके और ट्रिगर पे उंगली रख के ऐसे बैठा होगा। यही इसी तरह सुरक्षा होती है। 10,000 लोगों की भीड़ में वो ये नहीं जानता कौन स्टूडेंट है, कौन पंचर पुत्र उत्पाती है और कौन आतंकवादी है। मैंने ये वीडियो में कहा था कि यदि हमारे सुरक्षा बल संसद की सुरक्षा में ऑटोमेटिक राइफल्स लेके मुस्तैद दिख रहे और उनकी फोटो खींच के, अगर तुम इंडिया अलायंस का ये जो मीडिया है और इंडिया अलायंस का जो पूरा विपक्ष है और ये पूरा इकोसिस्टम उनका उन पे ये लांछन लगा रहा है कि ये भारत के छात्रों पर राइफल तानी गई है, जी नहीं, भारत के छात्रों पर नहीं, संसद की सुरक्षा के लिए तैयार हैं, मुस्तैद हैं हमारे सुरक्षाकर्मी। उसका ये इंटरप्रिटेशन होना चाहिए, न कि भारत सरकार छात्रों से इतनी डर गई है कि उनको राइफल उन पे तान के खड़ी है। पर इन्होंने इसका इंटरप्रिटेशन ऐसे ही किया। पर मैंने किया था कि उस भीड़ में कोई भी आतंकी हो सकता है, उससे निपटने के लिए ये इतनी मुस्तैदी जरूरी है। मेरी बात सच हुई ना? मैंने क्या कहा था? 10,000 में कोई भी आतंकी हो सकता है। गुरप्रीत भुल्लर ने भी तो यही कहा कि उन 10,000 में ये 4 आतंकवादी थे जो रैकी करके आए। अब अच्छा, अब तोड़ मरोड़ करने वालों को ने इसको कैसे प्रेजेंट किया कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट में आतंकवादी घुसे हुए थे। घुसे तो थे, पर प्रोटेस्टर आतंकवादी थे। ये तो नहीं उन्होंने कहा था। प्रोटेस्ट में आतंकवादी घुसे थे पर प्रोटेस्टर आतंकवादी थे, ये दो अलग अलग बातें हैं। इसको ऐसे इंटरप्रेट किया गया। खैर साहब, कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल की नाजायज औलाद है, ये किसी से छुपा नहीं है। हालांकि ये जांच, ये गंभीर चर्चा का विषय ये भी हो सकता है कि केजरीवाल किसकी नाजायज औलाद है, परंतु कॉकरोच जनता पार्टी केजरीवाल की नाजायज औलाद है, ये एक तथ्य है।
इस पूरे आंदोलन के पीछे आम आदमी पार्टी ने मैन पावर सप्लाई की, आम आदमी पार्टी ने पूरा आंदोलन करवाया, पूरी फंडिंग अरेंज की। वो जो मोबाइल की दुकान चलाने वाले मियाँ जी थे जो रोज 10 लाख रुपए खर्च करके इस आंदोलन को बिरयानी खिला रहे थे, रोज ब्रेड पकौड़ा और बिरयानी, वो पैसे कहाँ से आ रहे थे? ये सवाल पूछने का हक मुझे आपको है ना, इस जनता को जानने का हक है ना कि एक मोबाइल चलाने वाला सो कॉल्ड वो कहां से इतने पैसे ला रहा था? ये अगर अगर भारत सरकार उससे पूछ रही है तो इसमें से क्या गलत है? ऐसे इसमें हाय तौबा मचाने की क्या जरूरत है? और इस पैसे की फंडिंग कहां से हो रही है? कौन कर रहा है? देश के दुश्मन तो नहीं कर रहे हैं, ये आईएसआई का पैसा तो नहीं है, ये डीप स्टेट द्वारा फंडेड पैसा तो नहीं है, इसको खालिस्तानी तो नहीं फंड कर रहे? कौन फंड कर रहा है आखिर? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना, और पूछे जा रहे हैं। केजरीवाल को बड़ी तकलीफ हो रही है इससे कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। जी नहीं, पहली बात तो मैं इसको स्टूडेंट प्रोटेस्ट ही नहीं मानता हूं। ये स्टूडेंट्स के नाम पे किया गया मोदी विरोधियों का, मोदी हेटर्स का एक प्रोटेस्ट है, जो ये जानता है कि मोदी को हम चुनाव में तो नहीं हरा सकते, इसलिए वो कुछ नेपाल जैसी क्रांति, नेपाल और बांग्लादेश बना के, जो राहुल गांधी का बहुत पुराना सपना है। अब राहुल गांधी ने, अच्छा, राहुल गांधी की एक बड़ी खासियत मैंने देखी है। राहुल गांधी हर 3-4 महीने पे एक नया मुद्दा लेके आते हैं, उसके पीछे जी जान से लग जाते हैं। 3-4, वही वो पुराने ज़माने में था ना, वो जब अजहरुद्दीन वाली टीम क्रिकेट खेलती थी तो पेप्सी का बड़ा ऐड आया करता था कि पेप्सी खाते हैं, पेप्सी सोते हैं, पेप्सी ओढ़ते हैं, पेप्सी पहनते हैं। इस टाइप का एक ऐड आता था पुराना 90s में। राहुल गांधी का भी यही है, जिस मुद्दे को पकड़ लेते हैं फिर वही खाते हैं, वही सोते हैं, वही पहनते हैं, वही ओढ़ते हैं। तो आजकल इन्होंने जो है, पहले पीछे आपको याद है वो राफेल पकड़ लिया था, चौकीदार चोर है, फिर वोट चोर, वोट चोर, वोट चोरी, वोट चोरी, फिर पीछे पकड़ लिया था जाति जनगणना, जाति जनगणना, ओबीसी, ओबीसी, जाति जनगणना। अब पकड़ लिया है स्टूडेंट, 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 स्टूडेंट। अब 3 महीने बाद देखते हैं और क्या नया शगुफा लेके आते हैं। इनके सारे मुद्दों की जो शेल्फ लाइफ है वो मात्र 3 से 4 महीने है। 3-4 महीने में इनका मुद्दा पुराना पड़ जाता है, तो उसको बिल्कुल छोड़ देते हैं, फिर उसका नाम तक नहीं लेते। तो आजकल राहुल जी ने स्टूडेंट्स को पकड़ा हुआ है सब। स्टूडेंट्स के सबसे बड़े खैर ख्वाह हैं, प्रयागराज गए थे, पर झारखंड नहीं जाएंगे। ये जितने भी हैं जो स्टूडेंट के नाम पे, जिनकी छातियों में दूध उतरा हुआ है, स्टूडेंट्स के इनसे बड़ा खैर ख्वाह कोई नहीं है, शुभचिंतक, झारखंड नहीं जाएंगे। ना ना ना, क्योंकि झारखंड में तो इंडिया अलायंस की सरकार है ना। वहाँ अच्छा, अगर वहाँ एनडीए होता तो, वहाँ एनडीए भाजपा की सरकार होती झारखंड में, तो अब तक झारखंड में क्या हो रहा होता? अब एक बात मैं जरा अपनी आज की जेनजी से के बारे में कहना चाहूंगा। मैंने ये पूरा कॉकरोच पार्टी का प्रोटेस्ट ने पूरा फॉलो किया, फ्रॉम डे 1 टू आज तक। मुझे एक बात की बड़ी भयंकर निराशा है कि हमारी जेनजी का जो बौद्धिक स्तर है, या तो जो असली वाली जेनजी है वो तो इस प्रोटेस्ट में आई नहीं। हमारी असली जेनजी, जब ये प्रोटेस्ट चल रहा था तो असली वाली जेनजी तो ग्लासगो में कॉमनवेल्थ गेम चल रही थी, वहाँ पार्टिसिपेट कर रही थी। उसी दौरान एक हमारी जेनजी एनडीए में पासिंग आउट परेड में भाग ले रही थी। वो असली जेनजी तो वो है। ये तो पंचर पुत्र थे सारे जो जंतर मंतर पे आए हुए थे, या यूट्यूब क्रिएटर्स। वो निशु आजाद जैसी जो लड़कियां हैं, वो क्या, आप उनको क्या एक्टिविस्ट समझते हैं? जी नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी
वो कंटेंट क्रिएटिंग, जो वो इंस्टाग्राम और उस पे जो रीलें बनाती है ना, वो उसको बढ़ाने के लिए वो उनको सबसे अच्छा, सबसे आसान, सबसे सस्ता तरीका मिल गया था कि कॉकरोच के प्रोटेस्ट में मोदी को बहन मतारी गरियाओ, गंदी गंदी गाली दो। और आपने देखा होगा आजकल जेनजी की हमारी जो नई लड़कियां हैं, वो माँ बहन गरियाने में, एमसीबीसी और गंदी गंदी गाली देने में बड़ा गर्व महसूस कर रही हैं। उन्होंने पुरुषों से बराबरी का एकमात्र तरीका जो उनको समझ में आया है वो ये है कि लौंडो, अच्छा एक मैं तो कहता हूं कि इनको अब एक इस देश में नया आंदोलन आप देखने के लिए तैयार हो जाइए। लड़कियां ये मांग करेंगे कि हम भी खड़ा होकर मूतेंगे। अगर लौंडे खड़ा होकर मूत सकते हैं तो हमको बैठ के क्यों मूतना पड़ता है। पीछे वो ब्रास आज़ादी की तो लड़ाई लड़ी चुकी हैं ये, कि हमको ब्रा से आज़ादी चाहिए। मैं कहता हूँ भैया ब्रा से क्यों आज़ाद, मैं को पूरा ब्लाउज, ब्रा, चड्डी, पजामा सबसे आज़ादी लो यार। अकेले ब्रा से क्यों आज़ादी मांगती हो, चड्डी से भी आज़ादी मांगो। बल्कि पजामा कुर्ता सबसे आज़ादी, एकदम दिगंबर। हैं बहुत सारी सभ्यताएं हैं जो जहां कपड़े का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। वो उस समाज की मांग करो ना। और सही बात है, लौंडे खड़े होकर मूतते हैं, लड़कियों को बेचारियों को बैठ के मूतना पड़ता है। ये तो बहुत वाकई बड़ी अत्याचार की बात है। महिलाओं पे ये बहुत बड़ा अत्याचार है। मैं तो मैं वो दिन देखना चाहता हूं कि जब हमारे देश की वीरांगनाएं जो हैं खड़ा होकर मूतेंगी, वो भी रोड पे, और झाड़ियों की तरफ मुंह करके नहीं, रोड की तरफ मुंह करके। असली वुमेन एम्पावरमेंट होगी ही तब। औरतों की पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण ही है कि इन बेचारियों को बैठ के मूतना पड़ता है। जिस दिन हिंदुस्तान की जेनजी महिला खड़ा होके मुंह, और बल्कि बल्कि घुमरी परवता से मुंहते तो और ज्यादा एम्पावरमेंट होगा। घुमरी परवता जानते हैं, वो हमारे गांव में हम लोग हम, मैंने तो खैर नहीं किया है, गांव के बच्चे करते थे कि गोल गोल घूम के मुंहते थे। वो सर्कल, वो बकायदा उस पर सर्कल बनता था जमीन पे, और कंपटीशन होता था कि केकर सबसे बढ़िया बनल है। जिसका परफेक्ट सर्कल बन जाए वो फर्स्ट आता था। मैं बकायदा बच्चा में आपस में कंपटीशन होता है। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि जेएनयू में घुमरी परवता का कंपटीशन हो। उसको घुमरी परवता बोलते हैं। तो जेएनयू में बाकायदा घुमरी परवता का कंपटीशन हो, जिसमें जैन जी की वीरांगनाएं खड़ी होकर गोल गोल घूमकर मूतते हुए सर्कल बनाएं, और बाकायदा ड्रोन से और उनसे फोटोग्राफी हो और फर्स्ट डिक्लेयर हो। मैं ये चाहूंगा कि कौन वो नेहा वोरा है, वो उसमें फर्स्ट आए। तो ये है सब हमारी जेंजी की विमेन एम्पावरमेंट। अच्छा, एक और अत्याचार होता है महिलाओं पे हमारे यहाँ। जब आप बस अड्डे पे जब जाते हैं तो पुरुषों का को मूतने के पैसे नहीं लगते, वो मूत्रालय फ्री होता है। औरतों को 5 रुपए देने पड़ते हैं। ये भी, इसके खिलाफ भी मैं आंदोलन चलाऊंगा कि अगर पुरुष फ्री में मूत रहा है तो औरतों को मूतने के 5 रुपए क्यों लिए जाते हैं। ये भी एक जेनजी को असल में इसके लिए आंदोलन करना चाहिए कि पुरुष क्यों फ्री में मूत रहा है बस अड्डे पे या सुलभ शौचालय में, और हमसे 5 रुपए कहाँ लिया जा रहा है। उसका वो तर्क देते हैं कि साहब अब आप वॉशरूम में गई, अब आपने बड़ा काम किया कि छोटा काम किया, हमको क्या मालूम। तो हम तो मान के चलेंगे कि आपने बड़ा ही काम किया है, इसलिए 5 रुपए दीजिए। तो औरतों को इसके लिए आंदोलन कर देना चाहिए कि नहीं भैया, हम शीशे के मूत्रालय में मूतेंगे, तुम देख लो, तुम चेक कर लो, तुम वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा दो। वुमेन एम्पावरमेंट तो तभी होगा सब जब पुरुष और महिला बराबर होंगे। या तो पुरुषों से भी मूतने का 5 रुपये लो। यहाँ यूरोप में 40 रुपये लिया जाता है कई जगहों पे। 40 रुपये मतलब 30 पेंस। तो हिंदुस्तान में पुरुष मुफ्त में क्यों मूतता है,
और महिलाओं से 5 रुपए क्यों लिया जाता है, इस पर अगला आंदोलन करना चाहिए नेहा बोरा को और जैन जी को, महिला एम्पावरमेंट। तो चलिए सर, आज की चर्चा को अब यहीं समाप्त करते हैं। इसके बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगा अपनी इंग्लैंड यात्रा के किस्से, मैंने यहाँ क्या देखा और भारत में क्या होना चाहिए था जो नहीं हुआ, जो इंग्लैंड वालों ने सफलतापूर्वक किया। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम, हर हर महादेव।